मैं हैरान रह गई। ये मेरी गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इसे रोक सकती थी। मुझे अपने माता पिता को बताना चाहिए था, मुझे कुछ करना चाहिए था। मुझे वापस उस घर में जाकर उसे खुद मार देना चाहिए था। तो मैंने एलए वापस कॉल करने की कोशिश की, किसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास कोई नाम नहीं था। वो जिंदा है या नहीं पता नहीं था। इसने मुझे तोड़ दिया। मैं हमेशा उसके बारे में सपने देखती थी। उसका कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। वो बस एक भूत की तरह थी। मैं लाइब्रेरी जाती और माइक्रोफिल्म पर एलए टाइम्स देखती और कुछ भी ढूंढती जो मुझे बताए कि वो जिंदा है या नहीं। रॉडनी एल्कला, जिस आदमी को मॉर्गन सिर्फ रॉड के नाम से जानती है, हर अखबार में है और फिर भी उसकी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। लगता है कि वो आदमी गायब हो गया है। जो वो नहीं जानती वो ये है कि रॉडनी एल्कला भी न्यूयॉर्क आ गया है। सेनेटर केनेडी को गोली मारी गई है। गोली जाहिर तौर पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग। ये है नॉर्थ टेरिटाउन के बिल मैक्रेरी, जो पिछले 11 महीनों से लापता एक करोड़पति की बेटी की लाश मिलने की कहानी बताएंगे। अभी मिस हुवर की लाश यहाँ मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस में है, जहाँ वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसकी मौत में किसी का हाथ था। ये साल 1971 है। मॉर्गन पर हमले के 3 साल बाद 2 युवा लड़कियां न्यू हैम्पशायर के पोस्ट ऑफिस में जाती हैं, जहां से 300 मील से भी कम दूरी पर मॉर्गन रहती है। लड़कियों की नजर काउंटर के पीछे दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ती है, जिस पर लिखा है FBI के मोस्ट वांटेड। उस पर उनके समर कैंप काउंसलर की फोटो है, जिसे वो जॉन बर्गर के नाम से जानते हैं, लेकिन कागज पर नाम लिखा है रॉडनी एल्कला। उन्हें न्यू हैम्पशायर से FBI का फोन आता है। हे, आपका आरोपी हमारी हिरासत में है, रॉडनी जेम्स एल्कला। मैंने कहा, वो आपकी हिरासत में है। बहुत बढ़िया। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन देश की दूसरी तरफ जाकर और अपना नाम बदलकर जॉन बर्गर कर लेने के बाद एल्कला सच में गिरफ्तार हो चुका है। वो सच में एक टीनेज लड़कियों के कैंप में काम कर रहा था और मेरे पास जानकारी थी कि वो कैंप के मालिक की टीनेज बेटी को डेट कर रहा था। पता चला कि एल्कला ने जानबूझकर एक ऐसे समर कैंप में फोटोग्राफी टीचर की नौकरी ढूंढी थी जो सिर्फ लड़कियों के लिए था। पुलिस समझ गई कि वो अपने अगले शिकार की खोज में था। 12 अगस्त 1971 को मैंने उसे पकड़ा, एयरपोर्ट ले गया, उसे वापस लेकर आया। जिस आदमी की तलाश थी वो मिल गया। वो कम से कम 20 या 30 साल के लिए जेल जाएगा। डिटेक्टिव स्टीव हॉर्डर को यकीन है कि ये एक आसान केस है और उसने रॉडनी एल्कला को हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया। लेकिन अफसोस कि ये एक गलत फहमी है। उसके घर से मिले सबूतों, कई चश्मदीद गवाहों और पीड़िता की रॉडनी एल्कला की पहचान के आधार पर एल्कला पर अपहरण, बलात्कार और हत्या की कोशिश के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन एक मुख्य गवाह न होने से उसके खिलाफ ये केस बिखर जाता है। उस समय के आसपास मैं लाइब्रेरी गई और अखबार में देखा कि 8 साल की लड़की गवाही नहीं दे सकी। इससे मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा कि उसके दिमाग पर गहरी चोट लगी है। मुझे नहीं लगा कि अब उसकी जिंदगी बेहतर होगी। मैं वाकई बहुत दुखी थी। जब प्रोसिक्यूशन को पता चला कि 8 साल की ये लड़की गवाही नहीं देगी, तो उन्होंने उसे प्ली डील देने का फैसला किया। एल्कला कम सजा पाने के लिए बाल यौन शोषण का आरोप स्वीकार करता है, लेकिन जज ने जो सजा देने का फैसला किया वो सबको चौंका देता है। 1 साल से आजीवन तक कारावास की सजा, यानी रॉडनी 12 महीने बाद कभी भी रिहा हो सकता है, अगर वो पैरोल बोर्ड को यकीन दिलाए कि वो सुधर गया है। 1974 के अगस्त में राजकीय जेल में सिर्फ 34 महीने गुजारने के बाद पैरोल बोर्ड ने इस आदमी को खुले में समाज में जाने की इजाजत दे दी। क्योंकि वो लोगों को अपनी बातों से बहला फुसला लेता था। शायद उसने साइकोलॉजिस्ट पर भी अपना जादू चलाया और जेल से बाहर जाने की सिफारिश आ गई। वो अब बिल्कुल ठीक है। वो ठीक हो गया है। वो समाज में वापस जा सकता है। लेकिन रॉडनी जेम्स एल्कला को अभी भी दुनिया को दिखाना बाकी है कि वो असल में कैसा राक्षस है। ये 20 जून 1969 है। एल्कला की जेल से रिहाई के 5 साल बाद 12 साल की रॉबिन सैम्सो और उसकी दोस्त ब्रिजेट हंटिंगटन बीच पर कलाबाजी कर रही हैं, जब एक आदमी उनके पास आता है। वो कहता है कि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और पूछता है कि क्या वो उनकी फोटो ले सकता है। ये वैसा ही पैंतरा है जो रॉडनी एल्कला अपनाता था। वो लड़कियों को ढूंढता और उन्हें बताता कि वो एक असली फोटोग्राफर है और एक मैगजीन लेआउट बनाने वाला है। जब वो अनजान आदमी उनकी फोटो ले रहा होता है तो उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित एक महिला आकर लड़कियों से पूछती है कि क्या वो ठीक है।
जैसे ही वो आती है, फोटोग्राफर अपना चेहरा उससे छुपाता है और भाग जाता है। वो 12 साल की लड़कियों के पास गया। ऐसा कौन करता है? ऐसा 1969 में हो या आज हो, शक तो होगा ही। थोड़ी देर बाद रॉबिन अपनी दोस्त ब्रिजेट को छोड़कर चली जाती है ताकि वो 4 बजे अपनी बैले क्लास में पहुंच सके। ब्रिजेट रॉबिन को अपनी साइकिल देती है ताकि वो लेट न हो। 1 घंटे बाद रॉबिन की माँ को बैले स्टूडियो से फोन आता है। उसकी बेटी नहीं आई है। रॉबिन की माँ मैरियन तुरंत ब्रिजेट के घर फोन करती है, जिस दोस्त के साथ वो आखिरी बार दिखी थी। तब उसे उस अजनबी आदमी के बारे में पता चलता है जो उसके पास आया था। पुलिस को बुलाया जाता है और ब्रिजेट स्केच आर्टिस्ट से मिलती है और अधिकारियों को ये फोटो देती है। स्केच हर मीडिया आउटलेट के साथ शेयर किया जाता है। हर कोई इस आदमी और 12 साल की रॉबिन की तलाश में है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो एक तरह से सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त था, क्योंकि कुछ भी पता नहीं था। रॉबिन सैम्सो एक 12 साल की गोरी नीली आंखों वाली लड़की थी, स्वस्थ जीवन शैली वाली लड़की। उसमें हमेशा एक चहक रहती थी, मतलब जो भी उससे मिलता था उससे प्यार हो जाता था। उससे ज्यादा प्यार करने वाली बेटी शायद ही किसी माँ को नसीब हो। वो सब कुछ मुझे खुश करने के लिए करती थी। 2 जुलाई को उसके गायब होने के 12 दिन बाद रॉबिन की लाश सियरा माद्रे की पहाड़ियों में मिली, जहां वो आखिरी बार दिखी। ये जगह उससे 40 मील से ज्यादा दूर थी। मैंने कहा चलो उसे देखते हैं। उसने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा वो मेरी बच्ची है, मैं बिल्कुल उसे देखने जा सकती हूँ। उसने कहा हमें उसकी पहचान करने में 3 दिन लगे। मैंने कहा आप लोगों को क्या हो गया है? लंबे सुनहरे बालों वाली कितनी छोटी लड़कियां गायब होती हैं कि आपको 3 दिन लग गए। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। वो कहता है बाल नहीं थे। मैरियन, रॉबिन की मां, टूट जाती है। अपनी बेटी की मौत ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। लॉस एंजलिस में रॉबिन सैम्सो की हत्या से हड़कंप मचा है। पुलिस एक भी संदिग्ध नहीं ढूंढ पा रही है। डिटेक्टिव जेनकिंस को हंटिंगटन पुलिस डिपार्टमेंट से दोपहर को एक पैरोल ऑफिसर का फोन आता है जो कहता है, हेलो, मेरे पास एक पैरोली है जो उस स्केच से बहुत मिलता है, आप आकर देखें। उसका नाम रॉडनी अल्कला है। तो यह दिन के खत्म होने के समय की बात है। ये पुलिस वाले हर दिन कम से कम 18 घंटे काम कर रहे हैं और जेनकिंस को आराम चाहिए। डिटेक्टिव जेनकिंस का प्लान है कि सुबह सबसे पहले इस रॉडनी अल्कला नाम के आदमी को देखने जाना है। फिलहाल वो रात बिताने के लिए घर जा रहा है, लेकिन वो इस बात को भूल नहीं पा रहा कि शायद उसके संदिग्ध की पहचान हो गई है। रॉडनी अल्कला का नाम उसके दिमाग में घूम रहा है। वो घर पर टीवी के सामने बैठता है और द डेटिंग गेम का रीरन देखता है। बैचलर नंबर 1 एक सफल फोटोग्राफर है। 13 साल की उम्र में फोटो की तरह इनका टैलेंट भी फुली डेवलप था। स्वागत कीजिए रॉडनी अल्कला का। रॉड, स्वागत है। वहां टीवी पर रॉडनी अल्कला द डेटिंग गेम जीत रहा है। नंबर 1, क्या आप शैरल को हेलो कहेंगे प्लीज? हमारे साथ बहुत मजेदार होगा शैरल। पीछे मुड़कर देखें तो ये टीवी के सबसे डरावने पलों में से एक है। बैचलर नंबर 1, हाँ, तुम्हें दिन का सबसे अच्छा टाइम कौन सा लगता है? सबसे अच्छा टाइम रात का है। रात का टाइम, रात में ही असली मजा आता है। ये घमंड ही तो है कि आप टीवी पर आकर इस पूरे देश के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। डिटेक्टिव जेनकिंस को भरोसा नहीं हो रहा कि रॉबिन सैम्सो का कातिल टीवी पर है। वो आखिरकार पुष्टि करता है ये वही आदमी है जो स्केच में है। वो तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करना शुरू कर देता है, सार्जेंट को बताने के लिए कि उसने रॉडनी अल्कला की पहचान कर ली है। लेकिन वो शो की कंटेस्टेंट के लिए परेशान हो जाता है। ये 1 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था। महिला कंटेस्टेंट शैरल ब्रैडशॉ है और अगर वो उसे चुनती है तो क्या वो उसका अगला शिकार बनेगी? क्या वो डेट होगी बैचलर नंबर 1, बैचलर नंबर 2 या बैचलर नंबर 3 के साथ? किसके साथ होगी डेट? क्योंकि मुझे केले पसंद है तो मैं नंबर 1 चुनूंगी। नंबर 1, बैचलर नंबर 1, बहुत बढ़िया। लेकिन बैकस्टेज में जब कैमरे बंद हो जाते हैं, शैरल की इंस्टिंक्ट कहती है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो शो के प्रोड्यूसर को फोन करती है। उसने मुझे ऑफिस में फोन किया और वो बोली, एलन, मैं नहीं जा सकती, मैं इस लड़के के साथ डेट पर नहीं जा सकती। मतलब ये बहुत डरावना है, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा सकती। उसके हिसाब से उसे उसके साथ बहुत अजीब लग रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैंने कहा ठीक है, मत जाओ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इससे शायद उसकी जान बच गई। 24 जुलाई 1969 को पुलिस ने रॉडनी अल्कला को रॉबिन सैम्सो की हत्या के लिए गिरफ्तार किया। इतने समय तक वो सबकी आंखों के सामने छुपा हुआ था।
अपनी माँ के घर में रह रहा था, जहां से कुछ ही फीट दूर रॉबिन की लाश मिली थी। उन्होंने उसकी माँ के घर के लिए सर्च वारंट जारी करवाया जहां वो रह रहा था। उन्हें रॉडनी एल्कला को रॉबिन सैम्सो की हत्या से जोड़ने वाले कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं मिले, लेकिन उन्हें सियाटल में एक स्टोरेज यूनिट की रसीद मिली। वो सियाटल पहुंचे, उन्होंने इसे खोला और ये सबूतों का खजाना था। उन्हें तकरीबन 1000 से ज्यादा छोटे लड़के लड़कियों की फोटोज मिली जो अश्लील और सेक्सुअल पोज में थी, और उनमें से कई नंगी थीं। और संभावित पीड़ितों की कई फोटोएं जिन्हें रॉडनी ने अपना शिकार बनाया होगा, और अनडेवलप्ड फिल्म की कई रोल बरामद की। उन्हें अलग अलग तरह के गहने और ईयररिंग्स भी मिले। मिली हुई ईयररिंग्स में 2 सोने की बॉल ईयररिंग्स थीं। रॉबिन के बारे में बताया गया था कि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन उसने वो ईयररिंग्स पहनी थी। अब हमारे पास कुछ है जो रॉडनी एल्कला को रॉबिन सैम्सो से जोड़ता है। फरवरी 1980 रॉडनी एल्कला का मुकदमा शुरू होता है। कोर्ट हाउस की हर सीट भरी हुई है। रॉबिन सैम्सा की माँ मैरियन वहां है, जो अपनी बेटी के हत्यारे के पीछे बैठी है। वो उसे साफ तौर पर देख सकती है और उसका हाथ अपने पर्स के अंदर है, एक बंदूक को कसकर पकड़े हुए। कोर्ट हाउस में कोई नहीं जानता कि वो रॉडनी एल्कला को गोली मारने वाली है, यहाँ तक कि रॉबिन की बड़ी बहन तराना भी नहीं, जो उसके बगल में बैठी है। मेरी माँ जैसे हमेशा के लिए बदल गई, जैसे उसकी जिंदगी में एक बड़ा खालीपन आ गया था और बाकी सब बस बाहर से देख रहे थे। उस वक्त उन्हें वाकई किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वो अपनी बेटी का बदला लेना चाहती थी। मुझे मौका मिलता तो मैं सीधा उसके सर पर गोली मारती। मुझे याद है वो बहुत शांत थी। वो बस ये कहती रहती थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर उन्हें रॉबिन की मौजूदगी महसूस हुई। अचानक मुझे उसके शैम्पू की खुशबू आई। मुझे हाथ पर दरमाहट महसूस हुई और मैं अपना हाथ पर्स से बाहर नहीं निकाल सकी। मुझे याद है उन्होंने बताया था कि उन्होंने रॉबिन की आवाज सुनी और उसने उन्हें ऐसा न करने को कहा। 30 अप्रैल 1980 जूरी ने अपना फैसला तय कर लिया है। रॉडनी एल्कला को दोषी पाया गया है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। ये मेरी बेटी की जिंदगी के लिए एक बुरा सौदा है, पर शायद इससे किसी और की जान बच जाए। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो रॉबिन के परिवार की तकलीफों को कई गुना बढ़ा देता है। उसकी सजा सिर्फ 4 साल बाद पलट दी गई। आज 5 में से 1 फैसले में कैलिफोर्निया स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि रॉडनी एल्कला को फेयर ट्रायल नहीं मिला। आज इंसाफ हार गया क्योंकि मुझे ऐसी चीज का दोषी बताया गया जो मैंने किया ही नहीं, और मुझे लगता है कि अपील में केस पलट जाएगा। क्या आपको लगता है कि रॉडनी एल्कला को कभी मौत की सजा दी जाएगी? अगर मेरे बस में रहा तो कभी नहीं। मैं बस इस पर यकीन नहीं कर सकती कि हमें उसके किए की सजा मिल रही है। उसे सिर्फ फायदा होना है और हमें सिर्फ बर्बाद होना है और थोड़ा और नीचे गिरना है। कितना गिरना लिखा है। हम जूरी के सदस्य अभियुक्त रॉडनी जेम्स एल्कला को गंभीर अपराध का दोषी पाते हैं। मौत ही इकलौती सजा है जो इस तरह के मामले में देनी चाहिए। दूसरी बार उसे दोषी ठहराया गया और उसे फिर से मौत की सजा मिली और हम बेहद खुश थे। लेकिन 2001 में एक अजीबोगरीब मोड़ आया। रॉडनी की मौत की सजा फिर से रद्द हो गई। परिवार को एक और मुकदमे के भंवर में धकेल दिया और उसकी रिहाई का जोखिम पैदा कर दिया। तब मेरी माँ का हौसला टूट गया। हम सबकी जिंदगी को नर्क बना रखा है उस जानवर ने। बहुत नर्क, बहुत नर्क। जब भी ऐसा होता है तो लगता है जैसे रॉबिन को फिर से खो रहे हैं। आपने कोई बच्चा खोया है तो समझो कि इससे बड़ा तो दुनिया में और कोई नहीं है। 2003 में ये केस मेरे लिए एक संकेत था। जब मेरे बॉस आए और मुझे इसकी सारी जानकारी दी और कहा कि ये एक मुश्किल केस होगा, तब मैट मर्फी ने फिर से सबूतों की जांच करने का फैसला लिया और उसके पास गहनों का वो थैला था जो सिएटल के स्टोरेज लॉकर से बरामद हुआ था। हमने डीएनए के लिए जांच की। अपनी सजा को रद्द करवाने की सफल अर्जी के बाद रॉडनी एल्कला अपने तीसरे मुकदमे का इंतजार कर रहा है। वो नहीं जानता कि फोरेंसिक साइंस उसके करीब पहुंच रही है। एल्कला के डीएनए को डेटाबेस में डालने के बाद
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मैट मर्फी पुलिस और कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के साथ मिलकर उन केसों में मैच खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ उन्हें पता चला वो उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। डीएनए की जांच से अल्कला का नाता लॉस एंजल्स की 4 हत्याओं से जुड़ता है। 1977 में जिल बारकॉम्ब और जॉर्जिया वेक्सटेड, 1978 में शार्लट लैम्ब और 1969 में जिल परोटो। न्यूयॉर्क के इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में उसे 1971 में कॉर्नेलिया क्रिली और 1977 में एलिन होवर की हत्या से जोड़ा। 6 औरतें, जिनमें से 4 का कत्ल द डेटिंग गेम में आने से पहले किया गया था। तभी हमें एहसास हुआ कि रॉडनी एल्कला सिर्फ एक खूंखार हत्यारा नहीं बल्कि वो सीरियल किलर है जिसका हमें हमेशा से शक था। 2010 का साल रॉडनी एल्कला की सजा पलटे जाने के 9 साल बाद आखिरकार उसकी तीसरी सुनवाई का अंत होता है। इस बार उस पर सिर्फ रॉबिन सैम्सो की हत्या का नहीं बल्कि कैलिफोर्निया स्टेट कोर्ट में कुल 5 हत्या के आरोप लगेंगे। लेकिन एक गवाह है जो कोर्टरूम को हिला देगा। वो 8 साल की बच्ची जो 1968 में इस सीरियल किलर से बच गई थी। पहली बार मुझे उसका नाम पता चला, पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा और ये बहुत भावुक कर देने वाला पल था। मैं बहुत खुश थी कि वो जिंदा है। मेरा नाम टाली शपिरो है। मैं रॉडनी एल्कला के पहले शिकारों में से एक हूं और जिंदा बचे लोगों में एकमात्र बची हूं। मुझे याद है वो सुबह बहुत अच्छी और गर्म थी क्योंकि मैंने वो ड्रेस पहनी थी जो मेरी आया ने मेरे लिए बुनी थी और मुझे स्कूल जाने के लिए पब्लिक बस लेनी थी क्योंकि स्कूल सिर्फ कुछ ही दूर था। लेकिन मुझे अकेले पब्लिक बस से जाना पसंद नहीं था। एक कार मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि क्या मुझे स्कूल तक लिफ्ट चाहिए, तो उसकी खिड़की खुली हुई थी। मैं फुटपाथ पर थी और पैसेंजर की खिड़की से उससे बात कर रही थी। और वो कहती है मेरे पेरेंट्स ने अजनबियों से लिफ्ट लेने से मना किया है, और वो कहता है मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ। जो बिल्कुल मुमकिन था। हमारे घर में बहुत लोग आते जाते रहते थे। मेरे डैड का म्यूजिक का बिजनेस था तो हमारे घर में बहुत सारे रंग बिरंगे किरदार आते जाते रहते थे। मैंने सोचा हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, मैं उससे तमीज से पेश आऊंगी। डर क्या है पता नहीं था। मैं कार में बैठ गई। तभी उसने पूछा मेरा स्कूल कब शुरू होता है। उसे लगा हमारे पास काफी वक्त है और उसने मुझे एक पोस्टर दिखाने ले जाना चाहा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और हम उसके घर की तरफ चल पड़े। मैं उसके पीछे के बाद उसने मेरे सर पर मारा, इसलिए मुझे और कुछ याद नहीं। टाली 1 महीने बाद कोमा से जागती है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने इसका जिक्र नहीं किया और ना ही किसी और ने। जब मैं अपनी क्लास में गई तो सब ऐसे घूर रहे थे जैसे मेरे जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। इस घटना के बाद टाली के माँ बाप मेक्सिको के प्यूर्टो वेलाटा चले गए। वो उसके लिए एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। 1971 में जब उसकी हत्या की कोशिश के लिए रॉडनी एल्कला की सुनवाई होती है, वो उसे गवाही देने से मना कर देते हैं ताकि उसे और परेशानी न हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझसे गवाही नहीं दिलवाई। मुझे कोई डिटेल पता नहीं थी और मुझे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं थी। इससे मेरा बचपन बिल्कुल बर्बाद हो जाता। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं कि वो उस हमले से कैसे बची। बस इतना पता है कि उसके 2 फरिश्ते उसकी रक्षा कर रहे थे। एक पुलिस वाला है, दूसरा एक आम नेकदिल इंसान है। 1968 में मैं एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था और बहुत गाड़ी चलाता था। उस दिन मैं हॉलीवुड गया था और विल्शायर बुलेवार्ड से जा रहा था और मैं यू टर्न लेना चाहता था, लेकिन क्रॉसवॉक पर एक कार खड़ी थी। अंदर एक आदमी था और वो एक छोटी लड़की से बात कर रहा था जो शायद स्कूल जा रही थी और वो मुस्कुराकर उससे बात कर रहा था। इस छोटी लड़की पर उसकी नजरें गड़ी हुई थी। इससे मुझे परेशानी हुई। खतरे के सारे संकेत मौजूद थे। डोनाल्ड हैंस सही समय सही जगह पर है। वो टाली को इस आदमी की कार की पिछली सीट पर बैठते देखता है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो कार का पीछा करने का फैसला करता है। तुरंत वो नोटिस करता है कि कार में नंबर प्लेट नहीं है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। वो नहीं जानता कि छोटी बच्ची के साथ क्या होगा और उसे क्या करना चाहिए। तब तक कार एक घर के सामने रुक जाती है। वो देखता है कि टाली कार से बाहर निकलकर उस आदमी के घर में चली जाती है। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं? हो सकता है उसके पास बंदूक हो, तो मैंने सोचा चलो मैं कोई पेफोन ढूंढकर पुलिस को फोन करता हूं। और मुझे लास पाल्मास और सनसेट पर
संभावित अपहरण के लिए एक आदमी की तलाशी लेने का कॉल आया। इस कोने पर एक आदमी मुझे इशारा करके बुला रहा है। डोनाल्ड हेंस ऑफिसर क्रिस कैमाचो को बिल्कुल वो बताता है जो उसने देखा था। उसे वो घर दिखाता है जिसमें वो दोनों गए थे। कैमाचो तुरंत बैकअप के लिए कॉल करता है। मैं सामने के दरवाजे पर गया और खटखटाने लगा। मैं सुन सकता था कोई इधर उधर भाग रहा है। संदिग्ध दिखाई दिया। पर्दा हटाया। मैंने उसके चेहरे को देखा। मैंने कहा, मुझे आपसे बात करनी है, दरवाजा खोलिए। उसने मुझसे कहा, मैं अभी नहा कर आया हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं उसे देख रहा हूँ। वो गीला नहीं है, उसके पास तौलिया नहीं है और वो नंगा है। वो गुस्से में था, वो शांत नहीं था। उसकी आंखें घुटी हुई और गुस्से से भरी थी। तो मैंने उससे ये कहा, आपको दरवाजा खोलना होगा, मुझे अंदर आकर आपसे बात करनी है। मैंने अपना कान दरवाजे पर लगाया और मैं कराने की आवाज सुन रहा था। कुछ ही सेकंड में मैंने दरवाजा तोड़ दिया। दाईं ओर डाइनिंग रूम था, बाईं ओर लिविंग रूम था और सीधे आगे एक रसोई थी। और यहाँ ये छोटी बच्ची थी। हर जगह खून था और उसकी गर्दन पर यह रॉड। इस तरह की हिंसा ये अभी भी मुझे परेशान करती है। हम सबको लगा कि वो मर गई। वो सांस नहीं ले रही थी, कोई नब्ज नहीं थी। जैसे ही ऑफिसर कैमाचो संदिग्ध के घर का बाकी हिस्सा चेक करता है, वो उसे पिछले दरवाजे से भागते हुए देखता है। मौका है कि वो उसे पकड़ सकता है, लेकिन उसे चुनना होगा, हथियारे के पीछे भागना या उस छोटी बच्ची के साथ रहना जो मरी हुई लग रही है। मैं उसे पकड़ना चाहता था। मैं बिल्कुल चाहता था कि उसे पकड़ूं। मैं बस उस छोटी बच्ची को उसकी गर्दन में फंसे रॉड के साथ छोड़कर नहीं जा सकता था। और ये सारे प्रोटोकॉल को तोड़ना था, क्योंकि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना चाहिए और कुछ भी छूना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने एक तौलिया लिया और उसकी गर्दन से रॉड निकालकर एक तरफ रख दिया। और तब जाकर हमें उस बच्ची के सांस लेने की आवाज आई। ओह माय गॉड, वो जिंदा है। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और टाली को अस्पताल पहुंचाया जाता है। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। घर की तलाशी के दौरान मुझे टेबल पर एक बटुआ मिला। मैंने उसे उठाया और खोला। उसमें रॉडनी एल्कला का आईडी था। मैंने उसका चेहरा देखा, उसे देखा और समझ गया कि ये क्या कुछ कर सकता है। मैं अस्पताल जाकर बच्ची का हाल जानना चाहता था। डॉक्टर ने मुझसे कहा, अगर आपने उसके गले से वो रॉड नहीं हटाया होता तो शायद वो जिंदा नहीं बचती। आपने उसकी सांस की नली खोल दी। ये सुनकर मैं काफी इमोशनल हो गया। वापस कोर्टरूम में सभी हैरान हैं। टाली शापिरो की गवाही ने सबको खामोश कर दिया है। जब वो वापस जा रही थी, उसने उस इंसान को देखा जिससे वो हमेशा से मिलना चाहती थी। मैं कुछ लोगों के साथ था और वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, मिस्टर हैंस। मैंने कहा, आप कौन हैं? वो बोली, मैं टाली शपिरो हूं। और मैंने कहा, अरे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। वो बोली, आप ही की वजह से मैं यहां हूं। ये ऐसी बात थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मेरे आसपास कुछ फरिश्ते थे, वो नेकदिल इंसान और वो पुलिस अफसर। उन 2 लोगों के बिना मैं आज यहाँ नहीं होती। जैसे ही वो कोर्टरूम से निकलती है, रिपोर्टर्स ताली से बयान मांगते हैं। उसे मार देना चाहिए। सच में मुझे नहीं लगता उसे एक और दिन सांस लेनी चाहिए। वो अभी तक नहीं जानती कि कोई है जो ये सब देख रहा है और इस केस को बाकियों से ज्यादा फॉलो कर रहा है। मॉर्गन घर पर उस बहादुर 8 साल की बच्ची को देख रही है जो बच गई। टाली का साहस देखकर मॉर्गन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने इतने समय तक खुद को दोषी माना। मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मुझे लगा वो मुझसे नफरत करेगी। मैंने कुछ दिन लगाकर माफी मांगता हुआ एक परफेक्ट खत लिखने की कोशिश की और मैंने उसे वो खत भेजा। मैंने कहा, माफ करने को कुछ नहीं था। मैं आपको मेरे साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानती। टाली का ये कहना कि उसने मुझे माफ कर दिया, उसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि ये मेरी रिकवरी के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम था। जब मैं उससे मिलने गई, मैंने कहा, सालों से मैं आपको गले लगाना चाहती थी, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? और उसने हाँ कहा। मैंने उसे गले लगा लिया और गले लगा रखा। बहुत खूबसूरत पल था। 9 मार्च 2010 को कैलिफोर्निया में रॉडनी एल्कला द्वारा की गई 5 हत्याओं का मुकदमा खत्म होता है, जिसमें 12 साल की रॉबिन सैम्सो की हत्या भी शामिल है।
आखिरकार जूरी ने अपना फैसला तय कर लिया। हम जूरी अभियुक्त रॉडनी जेम्स एल्कला को फर्स्ट डिग्री मर्डर के अपराध में दोषी पाते हैं। जूरी ने एल्कला को सभी 5 हत्याओं के लिए दोषी पाया। उन सभी परिवारों को उस एक पल में न्याय की एक छोटी सी झलक दिखी, और वो भी 30 साल तक के इतने लंबे इंतजार के बाद। हम जूरी अभियुक्त रॉडनी जेम्स एल्कला को मौत की सजा सुनाते हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना की और अपनी सारी नफरत उन्हें सौंप दी, क्योंकि मैं 31 सालों से उसकी मोहताज रही हूँ। अब उस आदमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अपराधी ठहराए जाने के बाद अधिकारियों ने एल्कला के लॉकर से मिली 120 फोटोएं जारी की है, ताकि संभावित पीड़ितों की पहचान की जा सके और लापता लोगों के केस सुलझाए जा सके। 2015 में कैथी थॉर्नटन की नजर उन फोटो पर पड़ती है और वो अपनी बहन क्रिस्टीन को पहचान लेती है, जो पिछले 29 साल से गायब है। अपनी पूरी जिंदगी उसे ढूंढने में बिताने के बाद कैथी अब अपनी बहन की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकती है। आज सुबह की कुछ और मुख्य खबरों पर एक नजर डालते हैं। दोषी सीरियल किलर रॉडनी एल्कला की जेल में हुई मौत। डेटिंग गेम किलर की आज सुबह मौत हो गई, जबकि वो अभी भी अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है 12 साल की उम्र में भी रॉबिन की जिंदगी का एक मकसद था। उसने उसे किसी और को मारने से रोक दिया। मुझे लगता है कि अगर आपने उससे कहा होता कि भगवान उसे इस काम के लिए चुनेंगे, तो वो खुशी से राजी हो जाती। मुझे ये समझने में बहुत वक्त लगा कि बुरे हाथ से भले ही आपको बदल दे, वो आपकी पहचान नहीं बनते। बुराई आपकी पहचान नहीं है।